हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल शुरू करेंगे। मगर उससे पहले जो भी स्टूडेंट ये कह रहे हैं बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा, भाई आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ में पेन और नोटबुक रख लो, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में जरूर आएगा। इन चीजों को मिस मत करना। आप लोग देख नहीं सकते होगे बट मुझे सुन होपफुली अच्छे से रहे होगे, क्योंकि मेरा आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि प्लेटो को पढ़ाऊंगा, मगर मुझे लग रहा है प्लेटो को पढ़ने से पहले हम लोगों को सॉक्रेट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो दोनों ही सॉक्रेट से इन्फ्लुएंस थे। जो सॉक्रेट थे वो प्लेटो के टीचर रहे, और प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल का टीचर रहा, और एरिस्टोटल जो है वो अलेक्जेंडर के टीचर रहे। इसलिए ये सीक्वेंस को फॉलो करना नंबर 1 बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये है कि प्लेटो को समझने के लिए सॉक्रेट को समझना है। सॉक्रेट को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा एथेंस के बारे में समझ होना चाहिए, और एथेंस को समझने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को ग्रीक्स के बारे में भी समझ होना चाहिए। याद रखना, प्लेटो, सॉक्रेट और एरिस्टोटल तीनों जो थे वो एथेनियन थे। अब ग्रीक क्या था, इसीलिए ग्रीक क्या था, ग्रीक जो था वो आप सब लोगों को पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट 1500 छोटी सिटी स्टेट्स पे ग्रीक ने जो है वो कब्जा कर लिया था। तो हम लोग मगर 1500 सिटी स्टेट्स को क्यों नहीं पढ़ते हैं, खाली एथेंस को ही क्यों पढ़ते हैं? ये एक रीजन होता है क्यों हम इसको कहा जाता है एथेनियन एक्सेप्शनलिज्म। व्हाई ओनली एथेंस, हम लोग और सिटी स्टेट्स को क्यों नहीं पढ़ते? उसका रीजन है हम लोग सिर्फ एथेंस को क्यों पढ़ते हैं, जबकि ग्रीक ने जो है इजिप्ट पर, फ्रांस पर, स्पेन पर, मेडिटेरियन एरिया पर, सब पर कब्जा किया था। बट हम क्यों सिर्फ एथेंस को ही पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाई जहां पे ग्रीक ने कब्जा किया था उन सारी सिटी स्टेट से जो एथेंस जो था वो पॉपुलेशन में जो था लार्ज था। नंबर 1 उसका पॉपुलेशन जो था ज्यादा था। नंबर 2 एथेंस की जो थी वो टेरिटरी भी अदर सिटी स्टेट से ज्यादा थी। मेरा हैंड राइटिंग साफ नहीं होगा बट मैं बोल साफ रहा हूं, इसलिए लिखते रहो। तो पॉपुलेशन भी बड़ी थी। नंबर 2 टेरिटरी भी एथेंस की बड़ी थी। नंबर 3 रीजन ये था कि एथेंस में उस टाइम पे कुछ काउंसिल्स भी थी, असेंबलीज भी थी, और उसके साथ साथ कोर्ट्स भी थे। राइट। नंबर 4 ये रीजन भी था कि एथेंस में किसी ना किसी तरीके के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उस टाइम वर्क कर रहे थे। अब वो कितने डेमोक्रेटिक थे या डेमोक्रेटिक नहीं थे वो एक क्वेश्चन मार्क है, जिससे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एक्चुअली स्टार्ट होती है। राइट। फिफ्थ बिग रीजन ये था कि एथेंस में कुछ रूलर्स थे जिन्होंने काम किया था, अच्छा काम था। जैसे सोलन हो गए, एक बहुत फेमस रूलर थे, और उन्हीं के साथ साथ एक कैलिस्थीनिस रूलर हो गए। सोलन ने क्या किया था, सोलन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। जैसे उन्होंने बहुत से जो किसान फार्मर लोग थे, फार्मर तो नहीं कहेंगे, उस टाइम स्लेव्स थे, स्लेव्स लोगों का डेट जो था, कर्जा जो था वो माफ करवा दिया था। इसी तरह जो कैलिस्थेनिस थे उन्होंने क्या किया था, एथेंस के में बहुत एथेनियन ट्राइब्स रहती थी जो बहुत सेपरेट करके रह रही थी, उन सबको इकट्ठा करके उनको अलग अलग जगह दिया, और उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी जगह दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, जो उनको पहले अवेलेबल नहीं था। इसलिए एथेंस में ये दो तीन चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन उसके बाद जो है एथेंस में और क्या चीजें थी जो इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एथेंस में एक क्वेश्चन था कि एथेंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स को जो था वो पॉइंट आउट कर रहा था। जैसे प्लेटो भी इस पे बात करते हैं, और इवन एरिस्टोटल भी इस चीज पे बात करते हैं कि एथेंस को कहा जाता है कि वो बहुत डेमोक्रेटिक था। क्या वो सच में डेमोक्रेटिक था या नहीं, ये चीज हमें जाननी, क्योंकि एथेंस में याद रखना, एथेंस के डेमोक्रेटिक सेटअप में विमेन्स को किसी तरीके के भी राइट्स नहीं थे। इसी तरह स्लेव्स को भी किसी तरीके के राइट्स नहीं थे, और चलो एलियंस तो थे ही, आउटसाइडर्स, उनको भी कोई राइट नहीं थे। अब विमेन्स जो थी, याद रखना, उनको एथेंस में सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव मशीन की तरह देखा जाता था। ओनली चाइल्ड बेयरिंग एक्टिविटी के लिए देखा जाता था। सोचा जाता था कि विमेन्स का सिर्फ एक ही काम है, बच्चे पैदा करना और घर में रहना, प्राइवेट स्फीयर में। जो पब्लिक स्फीयर में वो मेंस रहेंगे। इवन आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि एथेंस में होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। लोग होमोसेक्सुअलिटी को अप्रिशिएट करते थे, ये कह के कि भाई पब्लिक स्फीयर में लव करने का हक भी जो है वो मेन को ही है, विमेन जो है वो प्राइवेट स्फीयर में ही रहने दो, उनको मत अलाउड करो। तो ना ही वुमेन्स को एजुकेशन का हक था, ना ही उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था।
ना ही उनको किसी और तरीके के पब्लिक स्फीयर को एक्सेस करने का मौका मिलता था। सेम स्लेव्स को भी था, स्लेव्स की इवन वुमेन्स की जो हालत थी वो स्लेव्स से भी जो थी बुरी थी, राइट। तो क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या अगर इतना कुछ गलत हो रहा था तो आप क्या सोचते हो कि विमेन्स को एथेंस का सिस्टम डेमोक्रेटिक था भी या नहीं था? विमेन्स तो यहां तक कहा जाता है कि अपने भाई को और अपने बाप को भी नहीं पहचानती थी। हु इज माई ब्रदर, हु इज माई फादर, बिकॉज उनको एक सेग्रीगेटेड स्पेस में रखा जाता था, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत से एथेंस जो है, जब हम एथेंस को डिस्कस करते हैं तो वो अपने साथ जो है लेके आता है। दूसरा जो है, एथेंस का हिस्ट्री जानना हम लोगों को और जरूरी है, क्योंकि एथेंस के एक इंटरनल राइवलरी थी एथेंस के अंदर। इंटरनल अंदर से बहुत बड़ा झगड़ा था दो लोगों के बीच में। एक थे डेमोक्रेट्स और दूसरे थे ओलिगैर्क्स, राइट। ओलिगैर्क्स और डेमोक्रेट्स के बीच में झगड़ा था। डेमोक्रेट्स तो वो हो गए जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ओलिगैर्क्स वो हो गए जो रूल ऑफ फ्यू जिनको कहते हैं, और रूल ऑफ फ्यू मींस रूल ऑफ फ्यू रिच, वो रिच लोग होंगे जो रूल करेंगे। तो इसमें झगड़ा हुआ जब, तो फिर क्या हुआ कि ओलिगैर्क्स ने जो था वो डेमोक्रेट्स को हरा दिया। ये ओलिगैर्क्स जो थे वो एथेनियन ही थे, एथेन के लोग थे। इसमें ऑलमोस्ट 30 लोग थे जो ओलिगैर्क्स थे। और यहां पे आता है सबसे पहले प्लेटो और सॉक्रेट दोनों, क्योंकि ये जो 30 लोग थे ओलिगैर्क्स, ये सारे प्लेटो के रिलेटिव थे। और इन्होंने तो इवन प्लेटो को भी कहा था कि हमारे साथ आओ, हमारा साथ दो, हम लोग डेमोक्रेट्स को जो है एथेंस में हराएंगे। बट प्लेटो ने इनका साथ नहीं दिया था। सेकंड बात ये थी, नंबर 1, ये सारे ऑलमोस्ट प्लेटो के जो थे रिलेटिव्स थे, राइट। दूसरी बात ये थी, ये 30 में से मेजोरिटी ऑफ जो लोग थे ओलिगैर्क्स थे, ये सॉक्रेट के स्टूडेंट थे, राइट। तो प्लेटो के रिलेटिव थे और सॉक्रेट के जो स्टूडेंट थे। इवन जो इनका लीडर था ओलिगैर्क का, जिसका नाम था क्रिटस, ये जो क्रिटस था ये भी सॉक्रेट जो लीड कर रहा था ओलिगैर्क्स की मूवमेंट को, ये भी सॉक्रेट का जो था वो स्टूडेंट था। यही रीजन था जब बाद में ओलिगैर्क्स को, जब पहले ओलिगैर्क्स जीते, उन्होंने डेमोक्रेट को ओवरथ्रो करके पावर में आ गए। बट बाद में क्या हुआ, डेमोक्रेट्स ने अगेन ओलिगैर्क से पावर छीन ली और पावर में खुद आके फर्स्ट काम क्या किया, सॉक्रेट को मार दिया, सॉक्रेट को एग्जीक्यूट कर दिया। सॉक्रेट की स्टोरी तो आप सब लोगों को पता होगी, उसको हेमलॉक दिया था, उस जहर का प्याला था वो उसको पिलाया और उसको मार दिया था। उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर से, क्यों सॉक्रेट को, लास्ट में करते हैं डिस्कशन, सॉक्रेट को क्यों मारा गया था। मगर सबसे पहले ये जानना जरूरी है सॉक्रेट फिर था कौन। नंबर 1 तो ये बात हमें पता चल गई कि सॉक्रेट यही बंदा था जिसने एथेंस में डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट जो था ओलिगैर्क्स को ट्रेन किया था कि आप लोगों को डेमोक्रेट्स को हराना है। नंबर 1 बात ये थी। दूसरा जो था, सॉक्रेट जो है भाई वो ज्यादा फेमस माने जाते हैं अपने डायलॉग्स के लिए। एक बहुत फेमस वर्ड है जिसको हम कहते हैं सॉक्रेटिक एलेंचोस, ELENCHUS, सॉक्रेटिक एलेंचोस। एलेंचोस जो वर्ड है उसका मीनिंग हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन, CROSSEXAMINATION, क्रॉस एग्जामिनेशन। सॉक्रेट बिलीव करते थे, सॉक्रेट कहते थे कि ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को खुश रहना चाहिए। यूडोमोनिया एक्सियम, जिसको बाद में एरिस्टोटल भी यूज करते हैं। यूडोमोनिया जो है वो EUDEMONIA, यूडोमोनिया का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, राइट। और यूडोमोनिया जो है वो ग्रीक वर्ड है। सॉक्रेट कहता है कि हर इंसान को खुश रहना है और हैप्पी इंसान वही होगा जो वर्चुअस होगा, राइट। और वर्चुअस इंसान वही होगा जिसके पास नॉलेज होगी। तभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्च्यू इज नॉलेज किसका है, राइट। वर्च्यू इज नॉलेज, ये जो थी ये किसने दिया था, सॉक्रेट ने। सॉक्रेट कहता है वर्चुअस वही इंसान होगा जो नॉलेजेबल होगा, बिना नॉलेज के आप वर्चुअस नहीं हो सकते। और जो इंसान वर्चुअस नहीं है वो खुश भी नहीं है, वो हैप्पी भी नहीं रहेगा। तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए, वो हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और हैप्पी रहने के लिए उसको वर्चुअस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वर्चुअस होने के लिए उसको नॉलेजेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको करेजियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको जस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जस्ट, करेजियस, नॉलेजेबल आप तभी होगे, वर्चुअस आप तभी होगे जब आप नॉलेजेबल भी होगे। इसलिए सॉक्रेट कहता है नॉलेजेबल होना मस्ट है। और नॉलेजेबल आप कैसे होगे, सॉक्रेट ये बात कहते हैं कि हम लोग किताब पढ़ने से नॉलेजेबल नहीं होंगे, याद रखना, किताब पढ़ने से वर्चुअस नहीं होंगे।
सॉक्रेट कहता है कि हम लोग वर्चुअस होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन करने से, हम लोग नॉलेजेबल होंगे जब हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, जब हम डायलॉग करेंगे, सॉक्रेटिक डायलॉग्स, जब हम एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, इंगेज होंगे, तभी सॉक्रेट का ये पैटर्न था। उन्होंने कभी भी नोटबुक पे लिखा नहीं। वो कहते हैं जो नोटबुक पे लिखना या बुक पढ़ना एक किस्म का मोनोलॉग होता है, एक बंदा यहां पे बात करता है। हम डायलॉग करेंगे जिसमें हम दो लोगों के साथ इंगेज होंगे, जिसमें मोनोलॉग नहीं होगा, जिसमें हम लोग पैसिव नहीं होंगे, जिसमें हम लोग भी एक्टिव होंगे। वो कहता है कि बुक्स में जो है वो अटेंटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है। जब हम डायलॉग करते हैं तो हमारे में अटेंटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस आता है, राइट। तो इसीलिए वो कहते हैं नॉलेज तभी आप एक्वायर कर पाओगे जब आप डायलॉग्स में जाओगे, सॉक्रेटिक एलेंचोस, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, तो तब आप जो है जो नॉलेजेबल होगे। तो जब आप नॉलेजेबल होगे मींस आप वर्चुअस भी हो जाओगे। तो जब आप वर्चुअस हो जाओगे आप अच्छे से हैप्पी रहोगे। इसीलिए वो कहते हैं कि रूलर जो होगा वो हमेशा वर्चुअस होगा, और वर्चुअस कौन होगा? जो नॉलेजेबल होगा। इसलिए सॉक्रेट जो है, प्लेटो भी और सॉक्रेट भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये चीज याद रखना। दे बोथ आर एंटी डेमोक्रेट्स कंसीडर किए जाते हैं। सॉक्रेट और प्लेटो जो है वो कहते हैं रूल कौन करेगा? नॉलेजेबल पर्सन करेगा। जैसे प्लेटो कहते हैं रूल कौन करेगा? फिलोसफर किंग करेगा। सॉक्रेट कहते हैं रूल कौन करेगा? नॉलेजेबल पर्सन करेगा। तो नॉलेजेबल कौन होगा? ऑब्वियसली वही लोग होंगे जिनको एक्सेस होगी पढ़ाई, राइट। तो इसलिए यहां पे हम लोगों को यह बात याद रखनी जरूरी है कि सॉक्रेट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन, डायलॉग्स, डायलेक्ट्स और सॉक्रेटिक एलेंचोस की बात करते हैं, वर्च्यू की बात करते हैं और हैप्पीनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं हैप्पी रहना इंपॉर्टेंट है और हैप्पी रहने के लिए नॉलेज एक्वायर करना जरूरी है। नॉलेज एक्वायर करके आप वर्चुअस बनोगे और वर्चुअस होकर आप जो है एक स्टेट को, एक कंट्री को रूल कर पाओगे, राइट। अब तीसरी बात यहां पे देखते हैं कि सॉक्रेट को मार क्यों दिया गया था। इसके साथ हम लेक्चर को एंड करेंगे। सॉक्रेट को भाई जो था वो डेमोक्रेट्स ने मारा था। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो 30 ओलिगार्क्स थे उनको ट्रेन किया था उनके अगेंस्ट। बट कोर्ट ने ये चीज जो थी अपनी वर्डिक्ट में कोर्ट नहीं की थी। कोर्ट ये कह रहा था कि सॉक्रेट को इसलिए एग्जीक्यूट करना जरूरी है क्योंकि वो यूथ के जो माइंड है उनको करप्ट कर रहा है, राइट। और दूसरा रीजन उन्होंने ये कहा था कि सॉक्रेट जो है एथेनियन जिसको गॉड मानते हैं, सॉक्रेट उसको गॉड नहीं मानते हैं। एथेनियन गॉड की रिस्पेक्ट जो सॉक्रेट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हैंग कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। सॉक्रेट का याद रखें कि वो क्या करता था कि एथेंस में घूमता रहता था गलियों में, राइट। स्ट्रीट्स में जाके लोगों को कहता था ट्रूथ क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है। इसी तरह वो इंगेज होते थे, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे और लोगों के साथ डायलॉग करते थे और इन्वॉल्व होते थे और कहते थे कि हमें ऑलवेज स्टेटस को क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। एक जगह पे रुके नहीं रहना, पूछना है, क्वेश्चन करना है, इन्वॉल्व हो जाओ डिबेट और डिस्कशन में। डिबेट और डिस्कशन में इन्वॉल्व होने से आप नॉलेजेबल बनोगे और फिर वर्चुअस बनोगे और वर्चुअस बन के जो है आप रूल कर पाओगे। तो यही था सॉक्रेट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो को पढ़ने से पहले ये हिस्ट्री आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आंसर उसी का देता हूं जिसको लगता है कि देना चाहिए आंसर। मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सीक्वेंस को फॉलो करो और नोट डाउन करते रहो चीजें। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।